ये हैं केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला वो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो कंबाइनिंग ऑफ एटम से या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से होती है, जिसमें ऑक्टेट रूल का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। विदाउट अप्लाइंग दी ऑक्टेट रूल कोई भी एटम आपस में कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि हर एटम को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक ऑक्टेट की ज़रूरत होती है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। आफ्टर देन वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। अगर बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर के, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखी है कि लुईस डॉट सिंबल्स की फॉर्मेशन आपको करनी है फॉर दी सिंगल एटम्स, लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम है, सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को इसके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे रखा हुआ है। 12 नंबर पे रखे होने का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो ये आएगा 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। आउटर मोस्ट शेल है थर्ड। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम चाहे तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, चाहे हम उनको डॉट से रिप्रेजेंट करें, चाहे हम उनको ऐसे एक सर्कल ये वाला बना करके रिप्रेजेंट करें। तीनों टाइप की रिप्रेजेंटेशन को मेंशन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ब्रोमीन की बात करें अगर हम, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि ये 17th फैमिली का एलिमेंट है। तो ब्रोमीन के ऊपर हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ बोला गया है कि राइट द लुईस सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। आपके पास सल्फर है, सल्फर 2 नेगेटिव है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन का गेन, जितने पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ये क्या बन गया, टोटल सल्फर 2 नेगेटिव बन गया। इसका मतलब है सल्फाइड आयन बन गया। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाना है, तो हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे। जैसे ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे तो इसके ऊपर ब्रैकेट में लगा देंगे हम +3 चार्ज, क्योंकि इसका वैलेंस शेल इस समय क्या हो गया है, खाली हो गया है, एम्प्टी हो गया है। ऐसे ही हम बाकी के एलिमेंट्स का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमें इन मॉलिक्यूल्स के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया H2S। अब आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा, कि जो एटम कम होते हैं नंबर में उसको सेंटर पे रखो, जो एटम नंबर में कम है उसको सेंटर पे रखो, और जो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं उनको हमेशा कॉर्नर्स पर रखो। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मुझे पता है एक होता है, तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर हम पे डिपेंड करेगा, चाहे हम क्रॉस से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें, डॉट से रिप्रेजेंट करें, या फिर उस सर्कुलर वाली रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें। आफ्टर देन सल्फर के मुझे पता है, सल्फर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 और ये 6। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट तुम लोगों को ऐसे रखना है कि शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉब्लम ना हो और शेयरिंग आसानी से हो जाए, और एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन वो करते हुए दिखा दें। अब क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि एवरी एटम हैव द टेंडेंसी टू अचीव द ऑक्टेट। अब ऑक्टेट तो वो अचीव करेगा जिसके वैलेंस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ऑक्टेट पूरा ना करके डुप्लेट पूरा करता है। जैसे कि यहाँ सल्फर की बात करें तो सल्फर का ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमारे पास हो गई है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी H2S मॉलिक्यूल। ये H2S का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर मैं बात करूँ अगले मॉलिक्यूल SiCl4 को लेकर के, तो सिलिकॉन मेरे पास ये आ गया है, ये आ गया मेरे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तीसरा ये लगा दिया और चौथा ये लगा दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4
सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं टोटल, कौन से फैमिली का ये मेंबर है, 14th फैमिली का, 14th ग्रुप का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लोरीन की दोबारा से वापस यहाँ बात कर लेते हैं, तो एक तो ये आ गया, 2 3 4 5 6 7, आपकी मर्जी है, चाहे आप सबको क्रॉस से दिखाओ, चाहे आप सिलिकॉन को डॉट से भी दिखा सकते हो। तो अगर मैं इसको डॉट लगा दूँ 1 2 3 4, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट वाले हैं और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस वाले हैं। अब क्योंकि ऑक्टेट सबको पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा कैसे किया जाएगा, ऑक्टेट को ध्यान से देख लो। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन से, सिलिकॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन से, इस तरीके से इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। हर क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये रहा क्लोरीन सारे एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहा है, सिलिकॉन के शेयरिंग कर रहा है। इस तरीके से क्लोरीन का भी क्या हो गया है, ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो ये है लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन या लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी मॉलिक्यूल्स। जैसे BeF2 की बात करूँ अगर, तो बेरिलियम मैंने रख दिया बीचों बीच, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 9 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4 5 6 7, बेरिलियम का 2 है तो एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब बेरिलियम ऑक्टेट तो पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा नहीं ना, 6 के साथ शेयरिंग करेगा। केवल फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लेगा। इस तरीके से फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल है वो कैसा बन जाएगा, BeF2 बन जाएगा। CO3 2 नेगेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑक्सीजन की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ। बाकी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट कैसे कैसे पूरा होगा, पहले कार्बन को देखो, क्या कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर पा रहा है, शेयरिंग कैसे करेगा कार्बोनेट आयन में। भाई कार्बन एक एक, ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ करने वाला है, ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ करने वाला है, और ये वाला ऑक्सीजन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओवरऑल अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन तो स्टेबल है बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद कार्बन, लेकिन ये वाले ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, जबकि इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो ये तो जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने ड्रॉ करी है वो खाली CO3 की है। अगर CO3 2 नेगेटिव ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करेगा कार्बन के साथ, इस तरीके से उनका ऑक्टेट पूरा होगा और उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, CO3 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आयन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें जो एटम्स अनस्टेबिलिटी पर थे, जिनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं थे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। सिमिलरली जैसे लास्ट इसमें HCOOH ये दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, अगर हम इसकी भी रिप्रेजेंटेशन देखें तो तुम क्या करोगे, कार्बन बीच में सबसे कम है क्योंकि एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन और ये मेरे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो एक एक ही होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन के टोटल 6 होते हैं, तो 6 लगा लो, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। कार्बन के टोटल कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। अब 4 कैसे रहेंगे कार्बन के, तो 1 2 3 4। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन इसके साथ और इसके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और 2 इलेक्ट्रॉन को खाली छोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन गलत है। रिप्रेजेंटेशन गलत का पता तभी चलता है जब हम अरेंजमेंट कर करके देखते हैं एटम्स का, ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट रट जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड जोड़ना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन और ये फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज भी सेटिस्फाई करनी है, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, ऑक्सीजन के टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए,
हाइड्रोजन का एक ही आ गया, हाइड्रोजन का एक ही आ गया। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, और कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, एटम्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्टेट रूल क्या है, एवरी एटम और एवरी मॉलिक्यूल हैव द टेंडेंसी टू अचीव द स्टेबिलिटी बाय लॉसिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। इसका सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती हैं। तो सिग्निफिकेंस तो हमेशा बेनिफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्टेट रूल है इसके बिना हमारे मॉलिक्यूल्स स्टेबल्स नहीं होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइजेशन देना है तो हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना ही पड़ेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर हमें क्या पता हो, ऑक्टेट रूल के बारे में पता हो। लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके सराउंडिंग जो एटम्स होते हैं वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपने पास रखते हैं, जैसे कि LiCl, BeH2, BCl3। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाता। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, या फिर हम इसको लिमिटेशन कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो सकता। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फॉलो नहीं हो सकता जहाँ पर क्या हो रहा हो, ऐसे सराउंडिंग एटम्स हों सेंट्रल एटम के चारों तरफ जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते या नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वहाँ पर भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट फॉलो नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना ओड नंबर स्पीशीज़ के पास, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीशी के ऊपर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया जा सकता, या फिर ये फॉलो नहीं करता। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, जैसे कंपाउंड्स PF5 या SF6 या H2SO4 होते हैं, इनके पास ये कैसे कंपाउंड्स बनाने की कंडीशन रखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की चांस वो रखते हैं, टेंडेंसी। ये सारे के सारे आपस में कंबाइन होकर के या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देते हैं। ऑक्टेट को एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं जिसमें मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो स्पीशीज़ हैं जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में। तो इस केस में भी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो फेवरेबल फैक्टर्स तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला तो यही है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनता है। दो मेटल्स कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकती आपस में, दो नॉन मेटल कभी भी आयनिक नहीं बना सकती। हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। दूसरी चीज़, दूसरा फैक्टर होता है इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनिक बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा फेवर में होती है एनायन के। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना तेज़ी से बनेगा। लैटिस एनर्जी की बात कर लें अगर, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड होने की कोशिश करते हैं, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना ज़्यादा हैवियर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटायन और एनायन आपस में आएंगे, सामने आएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये सीधी सीधी बॉन्ड फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड जो होता है लैटिस एनर्जी का, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूरी की पूरी स्केलिंग बनी हुई है। जैसे पॉलिंग स्केल है और स्लेटर स्केलिंग है, उसी तरीके से लैटिस एनर्जी को भी हम कार्बन साइकिल के हेल्प से, कार्बन साइकिल कर रहा हूँ सॉरी, होती है क्रैब साइकिल, होती है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो बायो में होती है। क्रैब साइकिल बायो में भी होती है, यहाँ पर भी होती है क्रैब साइकिल। चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी आगे आएगी, हम फॉर्मेशन देखेंगे। अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, उसमें हम NaCl के बारे में भी देखेंगे, और उसका एक दूसरा नाम और भी है, दूसरा नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है अभी, आएगा अभी धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। क्वेश्चन है, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे उसमें, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए हम उसमें लैटिस एंथैल्पी को भी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को भी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ वो भी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखेंगे, और तीसरा चौथा क्या पोर्शन बचा एक और, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी हम उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। आएगा वो पार्ट भी, वो क्वेश्चन आगे आएगा, मेरे माइंड से उसका दूसरा नाम स्लिप हो रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग VaCpR, BeCl2, BCl3, SiCl4, AsF5, H2S, PH3। तो मुझे लगता है VaCpR थ्योरी के बेसिस पे तुम इनकी स्ट्रक्चर तो खुद से ड्रॉ कर सकते हो,
क्योंकि वेस्पर थ्योरी के ऊपर हमने काफ़ी काम किया, जिसमें कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के बाद आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं और बोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर 0 और बोन पेयर 1 है, लोन पेयर 0 बोन पेयर 2 है, लोन पेयर 0 बोन पेयर 3 है, या फिर लोन पेयर 1 बोन पेयर 1 है, लोन पेयर 2 बोन पेयर 1 है। इस तरीके से हमने पूरी टेबल देखी है, पूरी क्लासेस देखी हैं। कल हमने केसेस क्लासीफाइड किए हैं VSEPR थ्योरी पर। तो सबसे पहले इनका केस पता करो, सबसे पहले इनका टाइप पता करो, आफ्टर देन हम इनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, VSEPR थ्योरी के बेसिस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप का पता लगा सकते हैं। या तो तुम लोगों को डायरेक्टली याद होनी चाहिए, अदरवाइज तुम लोगों को वो मेथड निकालने आने चाहिए जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल द ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द अमोनिया। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.5 डिग्री का होता है, जबकि वाटर का जो होता है 104.5 डिग्री का होता है। अब दोनों की जो स्ट्रक्चर है, दोनों की जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। दोनों की ज्योमेट्री तो सेम है, लेकिन जो वाटर का बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया से कम है। तो उसका रीज़न पूछा है हमसे। तो रीज़न क्या है कि अमोनिया के पास केवल एक लोन पेयर होता है, जबकि वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली लेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी अमोनिया मॉलिक्यूल। बस ये छोटा सा लॉजिकल रीज़न है, इसको तुम अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे सीधी सी बात बताओ, सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, डबल बॉन्ड है मेरे पास और ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास। जितना छोटा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक। यानी कि मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, और लेस द नंबर ऑफ बॉन्ड इज वीकर। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी मैंने, मोर नंबर के बेसिस पर क्यों कह रहा हूँ मैं, मोर नंबर के बेसिस पर इसलिए कह रहा हूँ मैं, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, और जितने कम बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्गर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीक, शॉर्टर द बॉन्ड, छोटा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डिफाइन बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पूछी हमसे। बेसिकली मेरे पास ये कैटायन है, ये एक एनायन है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। सीधा सा है ये कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव। रेजोनेंस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या एस्पेक्ट है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमेशा मॉलिक्यूल होता है। पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कभी भी मॉलिक्यूल्स को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें रेजोनेंस का ज़रूरत पड़ती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे उनके न्यूक्लियस के साथ साथ उनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है उसको हमें कैलकुलेट करना होता है, और इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं कई बार। बेंजीन के अकॉर्डिंगली एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स का जब हमने वो बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं, तो उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो जितना ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट फैक्टर हैं एक दूसरे के ऊपर, सीधा सीधा इफेक्ट करते हैं। इसी चीज़ का बस लॉजिकल चीज़ याद रखनी है कि जो इसका मेन एस्पेक्ट है रेजोनेंस का वो यही है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। और बस इसकी नीड क्यों पड़ी थी, इसका एस्पेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम आसानी से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्यूरेटली वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई और उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो ये हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पहला वाला मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बोनेट की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसको ध्यान से देखो और इसको कंपैरिजन करो। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम इन ईच द कैनोनिकल फॉर्म इज सेम। सारे एटम्स को अगर मैं गौर से देख रहा हूँ तो सबकी पोजीशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, पोजीशंस में कोई फ़र्क नहीं है। ऑक्सीजन का जो ओरिएंटेशन है, कार्बन का जो ओरिएंटेशन है इन दी 3D स्पेस, वो बिल्कुल इक्वल है, वो बिल्कुल सेम है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म इज सेम। सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम चेक करते हो हर किसी उसमें, देखो ये क्या है मेरे पास, ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड और अनपेयर्ड सब में एक जैसे हैं, किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है। नेगेटिव चार्ज इज रेसाइडिंग वन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर भी 2 एटम्स के पास है, यहाँ पर भी 2 एटम्स के पास है और यहाँ पर भी 2 एटम्स के पास है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। हर किसी में अगर मैं देखूँ तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। एक ऑक्सीजन एटलीस्ट ऐसी है जो डबल बॉन्डेड है और 2 ऑक्सीजन ऐसी हैं जो सिंगल बॉन्डेड है।
तो इनका जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बस फ़र्क इस बात का है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो सारी कंप्लीट 100% प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं एज़ कम्पेयर टू द लुईस स्ट्रक्चर, जबकि लुईस स्ट्रक्चर में 100% प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 इज H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2 जो कि यहाँ दिखाई गई हैं। कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग H3PO3। हमें इसका रीज़न भी देना है कि क्या जैसे H3PO3 को हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के अकॉर्डिंग दिखा पा रहे हैं, तो क्या हम इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये हमसे पूछी गई है। यानी कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर हो सकती हैं क्या, ये हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में केवल हाइड्रोजन की पोजीशंस को चेंज किया हुआ है। केवल हमने क्या काम किया हुआ है, हाइड्रोजन को देखें अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके नीचे की तरफ लेकर के आए हुए हैं। अब अगर मैं कैनोनिकल यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, एटम्स की पोजीशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम कार्बोनेट देख करके आए, हर किसी कार्बोनेट में ऑक्सीजन अपनी जगह पर फिक्स थे, ऑक्सीजन ऊपर नीचे दो थे हमेशा तीनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर। लेकिन H3PO3 के केस में क्या हुआ कि ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा करके नीचे लगा दिया गया। इसीलिए ये क्या नहीं करेगी, कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनाएगी अपनी, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही हम क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, एटम की पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। एटम्स जिस पोजीशन पर जुड़े हैं उसी पोजीशन पर आपको जोड़ने पड़ेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पूछी गई हैं SO2, SO3, NO2 और NO3 निगेटिव की। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अरेंजमेंट फिक्स रखना है, हमने अरेंजमेंट फिक्स रखा है। अब बस फ़र्क इस बात का है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो SO2 के अंदर और SO3 के अंदर टोटल आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए और सल्फर का भी। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया। इस वाले ऑक्सीजन के पास टोटल अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे। तो ये क्या करने वाला है, ऑक्टेट पूरा करने वाला है। ये आ गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, डबल बॉन्डिंग की शेयरिंग हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं देखूँ सल्फ़र के पास अपना 1 है, इस वाले सल्फ़र के पास, अच्छा सल्फ़र के पास टोटल होते हैं 6, सॉरी। तो सल्फ़र के टोटल 6 रिप्रेजेंट हो गए, 1 2 और बाकी के 4 ये रहे, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के पास अभी भी, इसके पास भी अपने कितने हैं, टोटल 6 हैं। अब स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा इधर की तरफ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा इधर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, डेटिव बॉन्ड। ये होता है देने वाला, ये होता है लेने वाला, यानी कि ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। तो टेल जो होती है वो हमेशा डोनर आइटम से बनती है और जो गेनर होता है उधर की तरफ हमेशा हेड जाता है। अब इसी चीज़ को बस हम क्या करेंगे, पोजीशन बदलते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलते रहेंगे। इस बार इसके डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ऊपर कर दो और नीचे की तरफ डेटिव बॉन्ड ले आओ, या फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट यहाँ कर लो और इन दोनों बॉन्ड्स को इधर की तरफ शिफ्ट कर लो। तो हम केवल इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं, हम पूरे एटम के मॉलिक्यूल्स के एटम की पोजीशन को नहीं बदल सकते। ऐसे ही सिमिलरली NO2 में होगा और ऐसे ही NO3 में होगा। तो ये अपने आप से बनानी है अब तुम लोगों को, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इनकी सबकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इन पर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 इज यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स ऑफ टू फॉर्म कैटायंस। पोटेशियम और सल्फाइड के बीच में किस तरीके से ट्रांसफर होगा। भाई पोटेशियम होता है 1 पॉजिटिव वाला, सल्फाइड होता है 2 नेगेटिव वाला, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम 2 चाहिए होंगे इसको। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम और ऑक्सीजन में शेयरिंग होती है इस तरीके से पूरी की पूरी, कैसे शेयरिंग कह रहा हूँ, सॉरी ट्रांसफरिंग होती है। तो कैल्शियम क्या करने वाला है, +2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन में ट्रांसफर करने वाला है। तो यहाँ से +2 -2 में चला जाएगा, यानी कि कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, +3। तुरंत ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी बेसिस पर आ जाएगा -3 चार्ज। तो ये हमारे पास होती हैं रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्दो, हाँ बोलो। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पहले आयनिक करेक्टर का पूरा वीडियो देख लो। जो पीछे का तुम्हारा छूटा हुआ है, जो चीज़ पीछे छूट चुकी है ना, वो सारी चीज़ें एक बार पहले तुम रिकॉल कर लो, सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलेगा, और फिर क्वेश्चन वाइज अभी हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से भी तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को तुम एस करेक्टर के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, एस करेक्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा डिस्कस किया था हमने। अगर तुम्हें S% करेक्टर निकालना आता है तो तुम आसानी से आयोनिक करेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, यानी आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो।
अब s% करेक्टर निकालने का एक काम और बढ़ गया तुम्हारा, है ना। और या फिर मैथमेटिकली मैं तुम्हें बताऊं अगर, तो मैथमेटिकली याद रखना पड़ेगा तुम्हें बस, अगर तुम्हें पीछे का काम नहीं पढ़ना, है ना। तो तुम ये कर सकते हो, देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें रखनी पड़ेगी ध्यान। अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलती है पॉलिंग इक्वेशन से या पॉलिंग स्केल से। पॉलिंग इक्वेशन और पॉलिंग स्केल पढ़ा गया था किसके अंदर, वहाँ पे क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। तो या तो पॉलिंग स्केल को याद रखना है तुम्हें। पॉलिंग स्केल में हमने डिस्कस किया था कि एक तो हमारे पास क्या था, एटम ऑफ ए यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन, अरे चल जा पेन, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन माइनस यहाँ पर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और मल्टीप्लाई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ 0.09 की। अभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो एटम ऑफ ए और एटम ऑफ बी का था। यहाँ पर ये पॉलिंग स्केल था कि आप क्या करोगे, इस तरीके से इन दोनों को ऐड करोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में मल्टीप्लाई करोगे 0.09 की और उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी ऑफ द पॉलिंग स्केल। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसी के बिहाफ पे हम क्या बताएंगे, आयनिक करेक्टर बताएंगे। तो ये लॉजिक था वहाँ पे पॉलिंग स्केल को लेकर के। यहाँ पर अगर तुम्हें पता लगाना है तो तुम s% करेक्टर से भी पता लगा सकते हो, s% करेक्टर से। s% करेक्टर कैसे, SP, SP2 और SP3 तीन टाइप के हमने देखे। इसमें s% करेक्टर कैसा है 50%, इसमें s% करेक्टर कैसा है 33.33% और इसमें कैसा है 25%। अब ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल के एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर तुम उसका s% करेक्टर बताओगे और जितना ज़्यादा s% करेक्टर आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा। बस ये लॉजिक है, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ऑल्दो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द शेप ऑफ द H2O मॉलिक्यूल इज बेंट वाइल दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द डाइपोल मोमेंट। हमें डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। और डाइपोल मोमेंट को इस रिप्रेजेंटेशन से हम हमेशा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिप्रेजेंटेशन चाहे मैं ऐसे दूं या ऐसे दूं, ये हमेशा ही डाइपोल मोमेंट कैसे जाने वाला है, ऑक्सीजन की तरफ जाने वाला है और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। जो इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप है, जो बेसिकली मॉलिक्यूल है, वो लीनियर इसी वजह से होता है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन ऑक्सीजन की जब हम बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल की जब मैं बात करता हूँ, तो वो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाने वाला है डाइपोल मोमेंट। जब ये ऐसे आ रहे होते हैं, इन्वर्ट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, तो उस केस में इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब इनकी टेल्स अपोजिट होंगी, मतलब टेल्स इनके आमने सामने आ रही होंगी, तभी डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन जब इनका हेड आमने सामने आ रहा होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, और डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो शेप लीनियर कभी नहीं होगी। यानी कि शेप लीनियर की जगह पर बेंट हो सकती है या कुछ भी किसी और अनदर शेप उसकी पाई जा सकती है, सिमेट्रिकली उसकी शेप नहीं बनेगी, अनसिमेट्रिकल शेप पाई जाएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं आज के लिए, केवल ये 15 क्वेश्चन ही। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को तुम लोगों को घर में सॉल्व करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग के जो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करो। कहीं पर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और दो तीन दिन के अंदर अंदर, या फिर ये हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें आफ्टर डिस्कशन दी क्वेश्चंस। सर एग्जाम देने ड्रेस में आना, बेटा ड्रेस एग्ज़ाम देने